हो। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरो रहबार। दरअसल मेरा रहबार नहीं, आप सभी का रहबार है, जो किसी न किसी रूप में हमें मिलता ही रहता है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तराखंड की क्या तैयारियां हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हम आपके पास भी आएंगे और वहां जो दावेदार हैं जो चुनाव में आपके पास आने वाले हैं उनके पास भी आ रहे हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं यमुनोत्री विधानसभा, जहां से माँ यमुना प्रकट होती है और वहां के विधायक श्री केदार सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो केदार सिंह रावत जी, आपका स्वागत है मेरो रहबार में। धन्यवाद, नमस्कार है आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप यमुनोत्री में लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं। अभी जो कार्यकाल रहा है, कितनी घोषणाएं जो आपने कही थी वो पूरी हो गई हैं? कितनी घोषणाएं वो हैं जो सीएम साहब ने कहा था वो पूरी हो गई हैं, एग्जीक्यूट हो गई है या चल रही हैं? देखिए, विकास के कार्यक्रमों की, चाहे वो सड़कों की घोषणा हो, चाहे सामुदायिक विवाह केंद्र की घोषणा हो, चाहे अस्पतालों के लिए, कॉलेजों के लिए घोषणा हो, चाहे खेल मैदान, मिनी स्टेडियम की घोषणा हो, मैं समझता हूं कि लगभग 96% घोषणाएं पूरी हो गई और धरातल पर दिखाई आपकी हैं या सीएम साहब की? सिर्फ 3-4 नहीं, घोषणाएं सीएम साहब की हैं। मैंने ही करवाई थी, माननीय सीएम साहब के माध्यम से। माननीय सीएम साहब से मैंने निवेदन करके उनसे घोषणाएं करवाई। 2 बार उनके कार्यक्रम क्षेत्र में लगवाए और कुछ देहरादून में ही जो है उनसे घोषणा करवाई। जो मैंने जनता से वायदे किए थे उनको प्राथमिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से उसकी घोषणा करवाई और कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। क्या रह गया जो अब आप फिर से चुनाव में आने वाले हैं? देखिए, 3-4% जो घोषणाओं की मैं बात कर रहा हूं, उसमें लगभग 7-8 मोटर सड़कें हैं और एक बहुउद्देशीय झील है। बाकी तो मेरे संज्ञान में है नहीं जो मैंने घोषणा करवाई। उसमें मैं आपको बता दूं कि सड़क से लेकर के अभी 36 सड़कें नई स्वीकृत हुई हैं, जिनमें लगभग 90% में कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ में कार्य पूर्ण भी हो गया है नई सड़कों में, और कुछ में टेंडर की प्रक्रिया में है, टेंडर हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह से मैंने निवेदन किया था अभी पिछले 18 जनवरी को मेरी उनसे भेंट हुई थी, और मुझे उम्मीद है कि मार्च तक जो है ऐसा कोई गांव नहीं छूटेगा यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में जहां पे सड़क न पहुंचे। तो 36 सड़कों के अलावा लगभग 13-14 और होंगी, और 50 सड़कें, गिरीश भाई, ये पूरे उत्तराखंड का रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड। 50 ये जानना चाह रहे थे विधानसभा में। थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहे थे कि इतना जो आपने बताया कि 90 से 96% काम हो चुके हैं, उनमें ये जो काम हो रहे हैं ये विधायक केदार सिंह जी द्वारा किए जा रहे हैं, बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं? मतलब किस तरह क्रेडिट इसको मिलेगा? व्यक्तिगत कितना प्रयास है, पार्टी का कितना प्रयास है? अब ये तो आप लगा दीजिए। देखिए, बीजेपी का चेहरा मैं हूं, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं, जनता का प्रतिनिधि हूं, तो मेरे माध्यम से हो रहे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई विधायक मैं हूं और काम कोई और करेगा, ऐसा तो न संभव है और न हो सकता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस के रूप में भी क्षेत्र की सेवा की है, आपने बीजेपी के रूप में भी क्षेत्र की सेवा की है। थोड़ा सा फर्क समझना चाह रहे थे कि किस तरह का फर्क आपको लगा? सेवा आपने तब भी की, सेवा आप अब भी कर रहे हैं, फर्क किस तरह का है विकास कार्यों को लेकर के? देखिए, जो आदमी जनता के प्रतिनिधित्व का एहसास करता है, जिम्मेदारी उसकी समझता है, उसके लिए पार्टी का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। हाँ, इस समय ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और मूल रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति रहा हूँ पहले से। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
इसलिए मुझे कार्य करने में सरकार के का जो है जी पूरा संरक्षण है, सरकार का जी पूरा मार्गदर्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सर, सहयोग मेरे इसलिए साथ है, इसलिए पूछ रहे इसलिए थे। थोड़ा कार्य दरअसल ये करना। जो सवाल है, ये सवाल आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में किया था। मदन कौशिक जी से कहा था, उन्होंने कहा था कि 5 ऐसी चीजें बता दीजिए कि राज्य सरकार ने जो अनुभव प्रयोग किए हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर के, जो कुछ अभिनव प्रयोग अगर आपने किए हैं तो वो उन्होंने कहा था। और उसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री के स्तर से काफी बातें कही गई, लेकिन मदन कौशिक ने जवाब नहीं दिया था। और वो ये आरोप बराबर विपक्षी लगाते हैं कि बीजेपी केवल मोदी मंत्र के भरोसे चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ है नहीं। हालांकि जो कुछ भी होगा, एक विधायक के नाते आपसे सुनना चाह रहे हैं, अगर जनता आपके क्षेत्र में आपसे पूछती है, वही सवाल पूछती है कि सरकार एज ए बीजेपी सरकार ये क्या कुछ अभिनव प्रयोग? देखिए, आप तो कुछ भी कह सकती है और आप अपनी जमीन अभी तलाश रही है, मुश्किल से जो है कितना प्रतिशत तो वोट ले जी पाती है उत्तराखंड में। तो चलिए, उनको मुख्य रूप से सत्ताधारी दल को ही, भाजपा को ही डैमेज करना है, क्योंकि कांग्रेस तो जी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। आप सब, हम सब लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड की जी जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। तो मैं उस बात पे नहीं नहीं सर, जाना उन्होंने चाहता ये कहा था ना, कि उन्होंने उनकी ये बातों का चाह रहे जवाब थे, उनका ये कहना था कि 5 सड़कें साल लगातार कह बनती रहे हैं, हैं। बीजेपी की सरकार आए तो सड़क बनती है, कांग्रेस की सरकार आए तो सड़क बनती है, तमाम विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया वो चलती रहती है। वो चाह रहे थे, या जनता भी कह रही थी कि कुछ आपने जी अभिनव प्रयोग किए हो अगर इस फील्ड में, तो वो बता दीजिए। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 5 साल जब कांग्रेस जी की सरकार रही, तब हमारे माननीय मंत्री जी जो है यमुनोत्री जी विधानसभा क्षेत्र से थे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 1 इंच रोड भी कहीं उन्होंने बनाई। इसलिए जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है सड़कों की। 36 सड़कें या 50 सड़कें होना, ये भी जो है अपने आप में एक उपलब्धि है। वो आप जो है दिल्ली की राजनीति करती है, जहां जी सड़कों की आवश्यकता ही नहीं है। आप और हम पहाड़ी भौगोलिक जी परिस्थितियों के रहने वाले लोग हैं। वहां पे आपको और हमको पता है कि जी सड़कों की क्या महत्ता होती। अब जो दिल्ली में रह रहा है, उसके लिए तो जी सड़क की कोई महत्ता नहीं। सड़क है ही, पहले जी ही से बनी हुई है सड़कें। तो उनके लिए सड़क का कोई महत्व नहीं है, और ना ही वो पहाड़ी पृष्ठभूमि की परेशानियों को, जी कठिनाइयों को जानते हैं। उसके अलावा अगर मैं गिनाऊं तो 100 से ऊपर उपलब्धियां गिनी जाएंगी, लेकिन मैं मुख्य रूप से आपसे एक जी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी परसुएंस पे यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जी आशीर्वाद से जो 22,000 करोड़ की डीपीआर बन गई है, और मार्च अप्रैल में जो है उस पे कार्य भी जी प्रारंभ होने जा रहा है। रेलवे लाइन का एक ऐतिहासिक कार्य है। मेरे ही विधानसभा में, पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे जी देश में उड़ान की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, चिन्याली सौड़ से शुरू जी हुई उड़ान योजना, जी कोरोना के कारण रुकी है। और 4 धाम जी योजना आप देख रहे हैं। उसके अलावा मैं अपने विधानसभा जी क्षेत्र की बात करूं, ये ऐतिहासिक है माननीय गहलोला जी, 4 धाम जी जी विकास परियोजना, जो ऑल वेदर रोड जी है, जी 12,000 करोड़ की, 22,000 करोड़ का डीपीआर रेलवे लाइन का, ये भी ऐतिहासिक है। उड़ान योजना ऐतिहासिक है। उसके अलावा मैं आपको गिना दूं, यमुनोत्री धाम का कायाकल्प हो रहा है। 48 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है सिर्फ यमुनोत्री 48 धाम के करोड़ कायाकल्प के। वो पैसा आपको आ चुका है, मास्टर प्लान उसका बन रहा है। मैं भी 3 बार बैठकें ले चुका हूँ, नक्शा बन चुका है, और जल्दी ही जो है उस पे मैं समझता हूँ मार्च अप्रैल अप्रैल सर, तक जो है मुख्य रूप कार्य से क्या प्रारंभ होना हो है इसमें जाएगा। 48 करोड़ 48 में, करोड़ धाम में? पूरी यमुनोत्री का नक्शा चेंज होना है। जो नदी पार जो हमारा जी यमुनोत्री धाम है, वो पूरा, उसमें 3 तलों में जो है जी निर्माण होना है। और जो वर्तमान निर्माण है, चाहे वो यमुनोत्री मंदिर का है, चाहे हमारे हनुमान मंदिर का है, जी धर्मशाला का है, हनुमान मंदिर का है, ये निर्माण जो है हटेगा जी उनकी सहमति से। हनुमान मंदिर का तो जो है अपना, जी वो है उनका जी खड़ा है। तो उनकी सहमति से मेरी आज ही, बल्कि उनके महाराज जी से बात हुई, वो जी स्वयं ही मिलने आए थे। और मैंने उनको समझाया कि महाराज, इसमें जी ऐतराज मत करिएगा, हम बना करके आपको नए डिजाइन में जो आपकी परिसंपत्ति है उसको जी वापस करेंगे। सर सरकार का ये ध्येय है। तो वहां पे 3 तलों में बनेगा। एक तो जो जी भूतल है, जी ग्राउंड लेवल है, वहां पे आर से पार तक पूरा जो है वो जी रिसेप्शन एरिया बनेगा, जी स्वागत एरिया, जिसमें 2-3 हजार
श्रद्धालु जो है एक साथ बैठ सकेंगे, वेटिंग कर सकेंगे और कार्यालय होगा। और दूसरे तल में आर से पार तक पूरे कुंड बनेंगे, स्नान कुंड, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए उनके चेंजिंग रूम्स बनेंगे, कक्ष बनेंगे। और तीसरे तल में जो सेकंड फ्लोर है उसमें मंदिर बनेंगे आर से पार, इधर यमुना जी का मंदिर और इधर हनुमान जी का मंदिर, जो पहले से एग्जिस्ट है, लेकिन स्थानीय आर्किटेक्ट के आधार पर वो बनेंगे। मेरे पास उनका नक्शा जो तैयार हुआ है उसकी वो नहीं है, मैंने बल्कि आज एसडीएम से भी बात की थी, बड़कोट से, उनके भी मोबाइल में जो है वो है नहीं तो मैं उनसे मंगवाता, आपको भी प्रेषित करता। मैं प्रयास करूंगा, कब तक शुरू होना है इसमें? ये इसी वर्ष शुरू होना है। पैसा आ गया है। 48 यमुनोत्री धाम में इस बात की होती है कि जब भी मंदिर से रिलेटेड कोई भी काम वहाँ पे होते हैं, सिंचाई विभाग या कुछ, और क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की होती है कि वहाँ पर हर महीने काम होता नहीं है और वो शेड्यूल हमेशा उनका बिगड़ जाता है। क्या इस बात का ध्यान रखा गया इसमें? बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि काम जो है वो अप्रैल के महीने से ही शुरू होगा और प्रयास ये किया जाएगा कि सितंबर अक्टूबर तक जितना काम किया जा सके। मुश्किल से 2-3 महीने वहां काम नहीं हो पाएगा बर्फ की वजह से, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और आधा मार्च भी हो सकता है, लेकिन द्रुत गति से काम किया जाएगा। एक्सपर्टाइज कंसल्टेंसी के माध्यम से जो है काम किया जाएगा, ये इसकी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो ये एक जो है ऐतिहासिक काम को लेकर दूसरा, रोपवे को लेकर के रोपवे की स्वीकृति होगी, लैंड क्लियरेंस हो गई है, डीपीआर बन गई है, बनी हुई है, लेकिन उसको पीपीपी मोड पे सरकार का जो वो है, पीपीपी मोड पे देने का वो है। और जो इस रोपवे की एक्सपर्टीज एजेंसी है, एक्सपर्टीज संस्था है, वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो है कंपनी है, उससे करार की जो है बात बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही है का मामला। तो इसकी वजह ये तो नहीं है कि स्थानीय लोग इसके विरोध में है, या उनको लगता है कि हमारे रोजगार में फर्क पड़ेगा, या एक्सपर्टीज नहीं पाई? बिल्कुल कह रहा हूं आपको कि वहां पे कोई विरोध नहीं है। जमीन पहले ही एक्वायर हो रखी है, जमीन हमारे पास उपलब्ध है। यमुनोत्री में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होना था जिस जमीन का, उसका भी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुका है। रोजगार जो है वहां लोगों का 5 गुना और बढ़ेगा। रोपवे की वजह से तीर्थयात्री बढ़ेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा निश्चित रूप से। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा था कि 90 से 96% सड़क निर्माण आपके विधानसभा क्षेत्र में हो गया है, तो क्या इस बात का कुछ आंकड़ा भी है कि सड़क निर्माण होने के बाद पलायन कुछ घट गया हो, या जो कैश क्रॉप हमारे यहाँ होती थी वो कुछ बढ़ गए हो, या जो आपके इलाके में सेब और चीजें जो होती हैं? देखिए, आंकड़े तो निश्चित रूप से सामने आएंगे, लेकिन मैं पहले आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, और आप भी जानते होंगे कि वैसे तो हमारे उत्तरकाशी जिले से पलायन ही वैसे कम है, और ज्यादातर लोग जो है अपने स्वरोजगार पे, कृषि, बागवानी, इस पे जो है अपना आधारित हैं। तो जो कृषि और बागवानी आधारित जो हमारे लोग हैं, उनको तो निश्चित रूप से आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि जब सड़क जो से जुड़ेंगे तो कितना ट्रांसपोर्टेशन में उनका लाभ होगा। जो खच्चरों से ढुलान होता था सामान को आने जाने का, वो जो है बच जाएगा, तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। सरकार की स्वरोजगार की योजनाएं अलग चल रही हैं, किसानों को आय को दुगुना करने की योजनाएं। अभी 6 तारीख को जो है उत्तरकाशी जिले में तमाम जो है बड़े सम्मेलनों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के ऋण जो 0% ब्याज पे दिए जाएंगे, उनके भी जो है कैंप लग रहे हैं 6 फरवरी को। तो वहां के पलायन रोकने के लिए तो हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो तो प्रशासन के माध्यम से सरकार जो है जुटाएगी कि भाई उसमें पलायन में क्या अंतर पड़ा है। और भी मैं 2-4 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो आप कह रहे थे 5 बातें, 5 तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की गिना दूंगा, प्रदेश में तो जो है हजारों नई बातें हुई हैं। मैं आपके माध्यम से एक और ये कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक आर्क ब्रिज का लोकार्पण हुआ,
अब उसकी लाइटिंग का भी जो है व्यवस्था कर रहा हूं मैं। लाइटिंग कल से प्रारंभ हो गई, लेकिन उसका विधिवत जो है प्रारंभ जो है 10-15 दिन बाद होगा। और वो भी जो है स्थानीय महिलाओं को जो एलईडी बल्ब बनाती हैं उनके माध्यम से वो किया जा रहा है। दूसर में गंगानी में 2,78,00,000 की लागत से सामुदायिक विवाह केंद्र स्वीकृत हो गया है गैरोला जी। और ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कैसे ड्रीम प्रोजेक्ट है कि चलिए शहरी क्षेत्र में तो हमारे वेडिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि लोगों का श्रम भी बचे, समय भी बचे और पैसा भी बचे। ये अभिनव प्रयोग कहा जा सकता है। भी सामुदायिक जो कारण लोग परेशान होते हैं इसको लेकर के, ये एक अच्छी पहल की जा सकती है। और मुझे ध्यान आता है कि एक बार आपने जिला पंचायत में भी इस तरह की बात उठाई थी सामुदायिक केंद्र को लेकर के। जी आगे। जी, तो वहां पे 2,78,00,000 रुपए गैरोला जी स्वीकृत हो चुके हैं। उसका जो ब्लूप्रिंट है, जो उसका आर्किटेक्चरल नक्शा है, वो मेरे पास है। स्ट्रक्चरल तो डिजाइन बन रही, मैं आपको भेज दूंगा। तो ये भी एक ऐतिहासिक काम है, क्योंकि पूरे क्षेत्र की शादियां एक जगह होंगी। एक गाड़ी में लड़के वाले आएंगे, एक में लड़की वाले आएंगे, और वहां पे 20-50 शादियां एक दिन में होंगी, और पूरे समाज का पैसा और समय बचेगा। आपको अगर 10 निमंत्रण है तो आप गए, आपने आधे घंटे में 10 जगह निमंत्रण दिखाए, चले गए अपने काम पे। ऐसे पूरे समाज को बचेगा, और गरीब से गरीब की बेटी बेटे की शादी भी धूमधाम से होगी। भले ही उसने 10 मेहमानों को निमंत्रण दिया है, लेकिन वहां पे हजारों लोग। ये अभी मार्च के महीने कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और पूरा कब तक हो जाएगा? जी, मार्च के महीने कार्य प्रारंभ। और जो है दो मिनी स्टेडियम जो है मैंने तैयार करवाए हैं। अभी रवाड़ा में तो इस महीने पैसा पड़ने जा रहा है, मार्च में शुरू होगा। और राजगढ़ी के खेल मैदान की जो है वो कार्य पूर्ति हो गई है, उसका कार्य पूरा होता है। और इसके अलावा सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। हमारे यहाँ 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चिन्याली सौड़ और बड़कोट। आप देखेंगे कि चिन्याली सौड़ में पहले 2 डॉक्टर थे, आज 10 डॉक्टर तैनात हैं गैरोला जी। 10वां डॉक्टर अभी कुछ दिन पहले मैंने वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगवाई है, और जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसकी नियुक्ति हुई। तो 2 की जगह 10 डॉक्टर तैनात हुए हैं। ऑटो कट जनरेटर सेट वहां पे लग गया है, पहुंच गया है परसों, और मोर्चरी कक्ष वहां पे बन रहा है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा। अभी तक मैंने उसका उद्घाटन 6 जनवरी को किया था अल्ट्रासाउंड मशीन का, और अभी तक 1100 से ऊपर अल्ट्रासाउंड वहां हो चुके हैं। तो आप जान सकते हैं कि कितना लाभ लोगों को। इसी तरह से बड़कोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले 2 डॉक्टर थे, आज जो है 2017 से जैसे ही हमारी सरकार आई, मैं चुन करके आया, वहां पे 8 डॉक्टर तैनात है। वहां पे आईसीयू कक्ष जो है मैंने बनवाया विद वेंटिलेटर वगैरह, सारी फैसिलिटीज वहां हैं, वो गेल के माध्यम से। और गेल के ही माध्यम से एक अल्ट्रा मॉडर्न कार्डियक वैन का जो है वहां पे उपलब्ध कराई है, जो जानकी चट्टी में हमेशा रहती है, वहां से मरीजों को लेकर के वहां आईसीयू तक आती है, बड़कोट तक। और डेंटल चेयर हो गई, डिजिटल एक्सरे मशीन और अल्ट्राटेक पैथोलॉजी मशीन की स्थापना हुई है। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सरकार ने, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि पूरे उत्तराखंड के लोगों को अटल आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड की परिधि में ला दिया है, जिसमें साल भर में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। तो ये भी एक ऐतिहासिक योजना है। इसको भी अगर माना आप नहीं देखना चाहते हैं, आपके लोग, मतलब आप अगर नहीं देखना चाहते हैं तो उनको आप चश्मा पहना दीजिए। दरअसल सर थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा। दरअसल क्या हुआ था कि जो आम आदमी की जो बात मैं अपने स्तर से समझ पाया हूँ, वो ये कह रहे थे कि अस्पताल बन गए हैं तो डॉक्टर देर से आए जाएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई भी चीज जो चल रही है लगातार चल रही है। वो चाह रहे थे कि जैसे उन्होंने स्कूलों पे एक प्रयोग किया है। अभी जब वो यहाँ पर आए थे, भले ही बदन कौशिक ने उनका जवाब नहीं दिया, किंतु उन्होंने उसके बाद सीएम उत्तराखंड की तरफ से घोषणा हुई, जिसमें कहा गया कि हर ब्लॉक में 2 अटल के नाम से 2 एक स्कूल की योजना बताई। लेकिन जिसको ये बताया जा रहा कि मॉडल स्कूल, कांग्रेस कह रही थी कि मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट हमने दिया, उसी को अटल के नाम से
बीजेपी चला रही है। ऐसा कुछ एक अभिनव प्रयोग जो कुछ किए हुए हैं, जैसे आपने अभी कहा था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये आपने क्षेत्र की समस्या समझी और उन लोगों को बताया कि एक ही जगह पे शादियां हो जाएंगी, लोगों का खर्चा बचेगा, गरीब परिवार की शादियां निपट जाएंगी, इसको अभिनव प्रयोग कहा जा सकता है। लेकिन जैसे आम लोगों की बात मैं समझ पाया, आम आदमी पार्टी की बात, उनका ये मतलब था कि सड़क कट गई है तो देर सवेर कटेगी, चौड़ी भी होगी। लेकिन कुछ जो प्रयोग किए हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उस तरफ उनका इशारा रहा होगा। और मुझे कम से कम इतना फायदा तो लगता है उत्तराखंड में कि उसके बाद बहुत सारी घोषणाएं सीएम स्तर से हुई हैं और स्कूलों को लेकर के भी ये जो घोषणा हुई उसके बाद ही हुई है। तो चलिए जो भी रहा उनका जिस तरह से रहा हो, लेकिन जब कुछ मंथन निकला, बातचीतें हुई, तो कुछ नया करके सामने आया। अच्छा सर, अभी आप आम आदमी को लेकर के जो आपने कहा था दिल्ली का कॉन्सेप्ट है, या जो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में उनकी कोई आधार नहीं है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल है वो इसी आधार को लेकर बना था, वो भी सक्सेस नहीं पा रहा है। उसके तो विजन सही है, आम आदमी का विजन ठीक है, सही नहीं है, जो दिल्ली में है या यहाँ पे नहीं है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल तो सही बना है, उसको कहाँ नहीं मिल पाता है। तो आप राजनीतिक इतना लंबा अनुभव रहा है आपको, ये क्यों फेल हो जाता है? देखिए, आपने अभी कहा कि साहब अभिनव प्रयोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभिनव कुछ नहीं होता है। 5 आधारभूत जो है स्तंभ हैं विकास के, उसमें सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी। आप अगर आपकी बात करते हैं तो स्कूलों की बात कर रहे हैं ना, शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं आपको इन 5 हाँ, कोई नया अभिनव ऐसा नहीं है कि कोई नया कर दिया। ठीक है, हालत सुधारी है ना उन्होंने, हालत सुधारी है स्कूलों की, लेकिन है तो वही है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी। अब आप मैं तो ये कहता हूँ इन 5 उसमें जो है बहुत ऐतिहासिक कार्य जो है हुए हैं इस समय, कि इतनी सड़कें बनना, ये भी ऐतिहासिक है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी अटल आदर्श स्कूलों का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, 2-2 हर विकास खंड में दिए गए, उनमें पूरी तरह से स्टाफ होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई भी होगी, सारी उसमें वो किया जाएगा, ये है। और अभिनव प्रयोग आप ये देखिए कि डिग्री कॉलेजेस में, पूरे डिग्री कॉलेजेस में वाईफाई की व्यवस्था कर दी गई, वाईफाई। और मेरे क्षेत्र के चिन्याली सौड़ में दोनों भवन जो है बन करके लोकार्पित किए गए, बड़कोट का भवन लोकार्पित किया गया और ब्रह्मखाल का जो है डिग्री कॉलेज का भवन भी स्वीकृत हो गया। तो वाईफाई की व्यवस्था कर दी और उसमें कंप्यूटर्स की व्यवस्था कर दी। तो ये भी तो अभिनव प्रयोग है कि भाई उनको डिजिटल माध्यम से और इस नवीन प्रयोगों के माध्यम से जो है वो हो। और स्टाफ की पूरी व्यवस्था कर दी गई, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की साल भर पहले भी नियुक्तियां हुई और अभी 1 महीने पहले भी नियुक्ति हुई। अब आप ये पूरा देख सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड के जितने डिग्री कॉलेज हैं उसमें कोई भी पद रिक्त नहीं है, उसमें सारे टीचर की व्यवस्था कर दी गई। तो ये प्रयोग मतलब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में, पानी आप देख ही रहे हैं, हर घर नल, हर नल में जल, अभिनव प्रयोग है। 1 रुपए में कनेक्शन दिया जा रहा है। क्या ये अभिनव नहीं लग रहा है? हमारी जनता को दिख रहा है कि भाई पर्याप्त पानी और शुद्ध पानी, वो पानी कितनी दूर से लाना पड़े, और शुद्ध पानी का मतलब हर गांव में फिल्टर टैंक होगा और हर घर में नल होगा, नल भी जो है 1 रुपए में मिलेगा। तो ये भी अभिनव प्रयोग आप देख रहे हैं। और सौभाग्य योजना के तहत हमने खुद अधिकारियों की बैठक ली कि गरीब से गरीब की झोपड़ी तक और यहाँ तक कि तोकों तक, छानियों तक बिजली के निःशुल्क कनेक्शन पहुंचाए गए। क्या ये अभिनव प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है? तो सिर्फ आप करें तो अभिनव हो जाए और हम करें तो वो कुछ न दिखाई दे। तो मेरा तो सब कुछ था दिखाने को, तो जवाब देने में कौशिक जी ने लेट कर दिया या नहीं दिया जवाब, या पहले उनको बोल दिया या उस समय डालते, इसलिए एक होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिसोदिया जी आए ना तो वो बोल रहे हैं 5 की हम 50 गिनवा देंगे, 100 गिना देंगे 50, लेकिन जब वो आए तो फिर वो आए सामने आए नहीं। हाँ, अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक विधानसभा में हम 50 गिना देंगे तो पूरे प्रदेश में तो हजारों गिना देंगे ना।
तो अब ये बात छोड़िए, हम सिसोदिया के साथ जो है वो बहस करके समय का बर्बादी नहीं करना चाहते हैं। उनको विचारों को थोड़ा सा वो चाहिए, मीडिया के माध्यम से कुछ प्रचार के लिए एक मुद्दा चाहिए, तो वो तो कहेंगे ही, लेकिन सरकार जो है उत्तराखंड की अपना समय बर्बाद नहीं करना बीजेपी विधायक के तौर पर आपका एक कार्यकाल जो आपने बताया, शानदार उपलब्धि आपने बताई। इसके बाद जब नया 2022 का चुनाव होने जा रहा है, तो लगभग बहुत कुछ हो चुका है, अब कुछ बाकी है जिसको लेकर के फिर जाने वाले जनता के बीच में कि अगर फिर एक बार मौका देती है जनता आपको, तो वो सब और कुछ करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय पूरे गांव को मैं सड़क से जोड़ूंगा, और विकास की गति जो है कभी रुकती नहीं, नए नए आयाम विकास के रहते हैं, तो उनको लेकर के फिर जनता के बीच में जाऊंगा। और एक सवाल आपने पहले किया था कि पहले भी आप कांग्रेस विधायक के रूप में रहे हैं, तो गैरोला जी, मैंने पहले भी सड़कों के लिए संघर्ष किया और काफी सड़कें करवाई भी थी उस समय स्वीकृत, लेकिन दो बड़े ऐतिहासिक काम मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि एक तो रवाल्टा जौनपुरी समुदाय को केंद्रीय अनुसूची में मैंने ही जुड़वाया था, मैंने उसके लिए पूरा संघर्ष किया था और उस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाया, जिससे जिले के बेरोजगारों को बहुत बड़ा लाभ हुआ और हो रहा है, होता रहेगा। दूसरा जो है, प्रदेश में जो हमारा 2006 का वन अधिकार अधिनियम है केंद्र सरकार का, केंद्रीय अधिनियम, उसको मैंने बराबर लगातार सदन में, मैं अकेला विधायक था जिसने इस मुद्दे को उठाया। आप जो है विधानसभा की कार्रवाई देख सकते हैं, बराबर लगातार उठाने के बाद उस अधिनियम को मैंने सितंबर 2008 में उत्तराखंड में भी लागू करवाया था। मैं अकेला विधायक था और कहीं से नहीं मिली। नैनीताल जिले के पूरे जो जिला पंचायत के सदस्य थे, ग्राम प्रधान थे, वो एक बस भर करके आए थे यहाँ देहरादून में, मेरे आवास में, विधायक आवास में। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि वो कौन सा ऐसा विधायक है जिसने इस ऐतिहासिक अधिनियम को यहाँ लागू करवाया। तो दो जो है बड़ी उपलब्धियां उस समय की मैं आपको आपके माध्यम से सामने रखना चाहता हूँ। चुनाव में आप टक्कर में किसे मान रहे हैं यमुनोत्री से, आपके साथ? टक्कर में तो कोई भी नहीं है, टक्कर में तो कोई भी नहीं है। कोई भी आप ये देख लीजिए, कोई जननेता है वहां पे जिसने जनता के लिए, अगर मैं माना सत्ता में हूं, तो कोई ऐसा जननेता जिसने जन मुद्दों के लिए वहां संघर्ष किया हो, जेल में गया हो, धरने प्रदर्शन किए हो, तब बैठ गाड़ियों में बैठ करके जो है टुकड़े बांटते हैं, पानी बांटते हैं, ये संघर्ष है जनता के लिए। अब ऐसे जनप्रतिनिधि क्या उनकी सोच रहेगी, क्या वो आगे करेंगे जनता के लिए, किस मुद्दे पे उन्होंने कभी जो है आंदोलन किया, कभी वो किया। हाँ, कांग्रेस से कोई ना कोई तो रहेगा, कांग्रेस से भी रह सकता है, आपसे भी रह सकता है, यूकेडी से भी रह सकता है। तो मैं तो किसी को टक्कर में मानता नहीं हूँ। बाकी जो है वो जनता के ऊपर जो है आकलन का और उसका निर्णय का जो है उनका अधिकार है। सर, एक वो जैसा विधानसभा में और विधानसभा से थोड़े हट करके है, हालांकि सभी जगह ज्यादातर जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी में होती है, लेकिन यमुनोत्री में यदि यूकेडी आ जाती है तो उसके बाद लोगों की निष्ठाएं बदल जाती है। तो ये पार्टी का कमाल होता है या व्यक्ति विशेष के कुछ खास राजनीतिक ऐसे कुछ वो होते हैं जो वो व्यक्ति विशेष की परिपाटी है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के जो है अलग अलग जा करके उनको अलग अलग संतुष्ट करता है। कोई वो यूकेडी भी नहीं है। यूकेडी तो आप देख ही रहे हैं पूरे प्रदेश में, क्या तो यमुनोत्री में कहां से आ गई। लेकिन एक व्यक्ति विशेष जा करके अलग अलग व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत लालच दे करके वो कार्य करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपके माध्यम से कि जब वो मंत्री रहे यमुनोत्री से विधायक होने के बाद, तो 1 इंच रोड बता दें वो कहीं पे, एक सार्वजनिक काम बता दें, 1 इंच रोड बता दें, चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं आप। तो अब वो तो ये है कि अब जो लोग व्यक्तिगत स्वार्थों पे ध्यान देते हैं, ऐसे ही लोग जो है इन लोगों को आगे लाते हैं। एक सवाल है, 4 धाम है उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार यात्रा यमुनोत्री से ही शुरू होती है, आपकी विधानसभा से ही शुरू होती है, लेकिन जो महत्व केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलता है तो उतना महत्व गंगोत्री यमुनोत्री को नहीं कहा जाता। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पे केदारनाथ की अपनी उपयोगिता है, बद्रीनाथ की अपनी उपयोगिता है, लेकिन उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का जब हम जिक्र करते हैं और यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या सुविधाओं की बात हो
उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती गंगोत्री यमुनोत्री को जितने केदार बद्रीनाथ को मिलती है। अब मिली है ना, अब मिली है गरोला जी 48 करोड़ रुपए यमुनोत्री के कायाकल्प के लिए, पहली बार है, ये भी ऐतिहासिक कदम है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए 22,000 करोड़ की रेलवे की डीपीआर जो है बन गई है, उसमें बजट मार्च में पड़ने वाला है, ये भी ऐतिहासिक कदम है, अब मिल रही है। देखिए, जहां तक आध्यात्मिक प्रश्न है, तो आध्यात्मिक प्रश्न में तो ये है कि हमारी जो 4 पीठ है उसमें बद्रीनाथ है सिर्फ, यहाँ द्वारिका तो गुजरात में है, फिर आपके वो है क्या नाम, जो 4 हमारे वो हैं पीठ हैं, तो उसमें से एक ही पीठ है। और केदारनाथ इसलिए जो है पहले से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि वो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं पूरे देश में, उसमें केदारनाथ एक है। और जो 4 ये सवाल अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब चौड़ी सड़कें हो जाएंगी तो लोग अच्छी तरह से वहां पहुंच पाएंगे। ऑल वेदर रोड बनी है, रेलवे जो है आ रही है, कायाकल्प के लिए 48 करोड़ रुपए आ गया है। और आपको एक और बता दूं मैं, अभिनव जो काम हुआ है वो विकास नगर से बड़कोट भी जो है उसमें जुड़ चुका है। ऑल वेदर में, नाम ऑल वेदर नहीं होगा, काम ऑल वेदर का होगा, उसमें भी जो है मार्च अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। तो महत्व दिया जा रहा है, ये पहली बार है, ऐतिहासिक है। एक और इसको आपके आपकी भी शिकायत रही कि महत्व नहीं दिया गया, वो ये था कि टिहरी लोकसभा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, वो आपकी शिकायत तब भी रही है, अभी भी अब विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने को है कि 14 विधानसभाओं में। हाँ, वो तो बात है, लेकिन अब आप पत्रकार लोग भी तो नहीं चाहते हैं ना कि हम मंत्रिमंडल में जाएं। नहीं, हमारी तो शुभकामनाएं है कि आप जीते, मंत्रिमंडल में जाएं। अल्लाह करते हैं कि भाई क्यों नहीं। चलिए, नहीं तो आप लोगों को भी हल्ला मचाना चाहिए भी, क्यों नहीं उत्तरकाशी। हम तो पूरी टिहरी विधानसभा की बात कर रहे थे कि पूरी टिहरी विधानसभा में ही उपेक्षा। टिहरी लोकसभा मेरा तर्क कि टिहरी लोकसभा जो है नहीं है 14 विधानसभाओं में कोई प्रतिनिधि मंत्रिमंडल, लेकिन टिहरी का जब जहां तक सवाल आता है, टिहरी लोकसभा में 3 जिले हैं, तो देहरादून का पहले प्रतिनिधित्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, भले ही वो टिहरी लोकसभा से नहीं लेकिन देहरादून जिले से। ऐसे टिहरी जिले की बात आती है तो टिहरी जिले से माननीय सुबोध उनियाल जी मंत्रिमंडल में है, भले ही वो लोकसभा में नहीं है, लेकिन जिले का प्रतिनिधित्व है ना, तो खाली तो अकेला उत्तरकाशी रह गया ना। पहला तो हमारा राइट और क्लेम है, यही तर्क अगर आप लोग देते तो अब तक हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर से जीत करके आए और तीसरी कार्यकाल में आपका ये जो उम्मीदें थी आपकी, जो आपकी हसरतें थी, वो जरूर पूरी होंगी। यमुनोत्री को उसका फायदा मिलेगा, उत्तरकाशी पूरे जिले को आपका जीत कर आपके मंत्री, आप जीत कर आए, मंत्री पद सुशोभित करें। हमारी शुभकामनाएं आपको। आज आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरू रेवाड़ से जुड़े थे, तो नमस्कार। आज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरोल जी, आपके। थैंक यू सर।